पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से मुझे बात करने की जिम्मेदारी दी गई। क्या आखिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई को सपोर्ट क्यों करता है? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी की जंग लड़ना जब शुरू हुई तो उसका एक ही मकसद था कि जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स अंग्रेजों के ज़माने में मुस्लिम नौजवानों को दी जा रही थी, मुस्लिम उलमा को दी जा रही थी, दलितों को दी जा रही थी, उस तकलीफ से आज़ादी दिलाने के लिए जो आज़ादी की जंग लड़ी गई थी। मगर आज़ादी के 65 साल बाद भी आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान उठकर ठहर कर ये बात नहीं कह सकता कि मैं आज़ाद हूं, क्योंकि उसे हर तरीके से उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाए जाते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे पास आईडी कार्ड है। ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ऐसी जमहूरियत के अंदर हमारे से ये सवाल किए जाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमारी नेशनलिटी हमसे मत पूछिए, लाल किले से पूछिए वो बताएगा, चार मीनार से पूछिए वो बताएगा, गोल गुंबद से पूछिए वो बताएगा कि हम लोग हिंदुस्तान के लिए क्या किए हैं। 65 सालों के अंदर 54 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों को जो तोहफा दिया है इन 54 सालों में, वो यही दिया है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मुसलमानों का रेशो एम्प्लॉयज के अंदर, नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर 32% था। आज 65 साल गुजरने के बाद वो परसेंट 3.2% को आपको पहुंचा है। यही तोहफा हमको दिया है। और जो बड़े बड़े फसादात हिंदुस्तान के अंदर हुए, उनमें से 10 बड़े फसादात यही कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुसलमानों को दिया है। और बाबरी मस्जिद की शहादत यही कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमने दिया है। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो फसी उर्दू के अंदर नसीमा राव ने तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर करके आपको देंगे। आज 20 साल हो गए, बाबरी मस्जिद पुकार कर हमसे सवाल कर रही है कि कहाँ है वो वादा। हमें सिर्फ वादे दिए जाते हैं। हमें आज तक मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ चॉकलेट की तरह या च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन के टाइम पर इनको च्युइंगम दो, बाद में थोक दो सालों को, इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जातें, जितने भी मज़ाहिब जिंदगी गुजारते हैं, इन सभी का सियासी प्लेटफॉर्म मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप यादव जात ले लीजिए, हिंदुस्तान में यादव जात 4 से 5% है। बिहार के अंदर यादव, लालू प्रसाद यादव 30 साल हुकूमत करता है। मुलायम सिंह यादव यूपी के अंदर हुकूमत करता है। वही बिहार और यूपी के अंदर मुसलमान 18-20% हैं। आज तक एक मिनिस्टर नहीं बना सके। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आजादी से लेकर आज तक हम जिन पार्टियों को साथ देते हुए आए हैं, सभी ने हमें खुल्लम खुल्ला धोखा दिया है हर महाज में। आज मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली का मार्च करता है। एसडीपीआई मुसलसल लगे हुए हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, मगर मुसलमानों को रिजर्वेशन ये लोग जेल में दिए हुए हैं। कर्नाटक में अगर 14% मुसलमान जिंदगी गुजारते हैं तो 17% मुसलमान कर्नाटक के जेलों में बंद हैं। अगर महाराष्ट्र में 11% मुसलमान हैं तो वहां के 18% मुसलमान जेलों में हैं। अगर केरला में 27% मुसलमान हैं तो वहां पर 37% मुसलमान जेलों के अंदर रिजर्वेशन मिला है। यही रिजर्वेशन दिया है हमको। यूएपीए, टाडा कानून, कोटा कानून, उसको टाडा और कोटा को मिलाकर जो यूएपीए कानून बनाए हैं, यूएपीए कानून के तहत किसको गिरफ्तार करते हैं ये लोग? टाडा कानून किसके लिए बनाया गया था? मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों के लिए बनाया गया था उस वक्त। आज टाडा कानून के अंदर गिरफ्तार होने वालों में 250 कैदियों में से 249 कैदी मुसलमान हैं। टाडा कानून मंसूख हो गया, मगर आज वो 249 लोग जेलों में सड़ रहे हैं।
इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इनके खिलाफ आवाज उठाई भी कैसे जाएगी? क्योंकि हम एक ऐसे रियासत में रहते हैं जहां से एक भी एमपी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है। कितने एमपी हैं कर्नाटक में मुसलमानों के? 14% मुसलमान कर्नाटक में जिंदगी गुजारते हैं। एक भी एमपी आज कर्नाटक की तरफ से जो है पार्लियामेंट में नहीं है। ऐसा ही हालत तमिलनाडु की है, ऐसी ही हालत महाराष्ट्र की है। साउथ के 3 स्टेट से एक भी रिप्रेजेंटेशन जो है आज पार्लियामेंट में नहीं है। इसकी वजह क्या है? जो गवर्नमेंट कर्नाटक में हुकूमत कर रही थी, जो गवर्नमेंट आंध्रा में हुकूमत कर रही है, वो गवर्नमेंट कांग्रेस की है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। एक सीट जो थी इकबाल अहमद सैयदी साहब की, वो सीट भी जो है डोनेट कर दी गई। चलो अब बस, अब जरूरत नहीं है मुसलमानों के, यहाँ के मसाइल पूरे हल हो चुके हैं। हमें सोचना है, हमें सोचना है कर्नाटक के अंदर अगर 17% लिंगायत जिंदगी गुजारते हैं तो 65 एमएलए उनके कर्नाटक की असेंबली के अंदर है। 17% अगर कर्नाटक में लिंगायत जिंदगी गुजारते हैं तो 65 एमएलए उनके असेंबली के अंदर हैं। वही कर्नाटक में गौड़ा जात अगर 11% है तो उनके 35 एमएलए आज कर्नाटक की असेंबली में हैं। और लिंगायतों से सिर्फ 3% कम मुसलमान 14% है तो उनके सिर्फ 9 एमएलए कर्नाटक की असेंबली में है। ये क्या दे रहे हैं हमें? हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया है। आज कांग्रेस और बीजेपी मुसलमानों को 20-20 सीट दी है भिखारी के तौर पर। लो 20 सीट लो और कितने जीतते और कितना रिप्रेजेंटेशन बता दो। कितने जाएंगे 20 के बाद? कितने लोग जाएंगे? फिर वही रिप्रेजेंटेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कर्नाटक में 14% मुसलमान है तो 35 एमएलए मिनिमम कर्नाटक की असेंबली में होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? 2% यादव साहब जब बिहार में हुकूमत कर सकती है, मिनिस्टर्स बना सकती है, चीफ मिनिस्टर बना सकती है, तो कर्नाटक में 14% मुसलमान रहते हुए क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते? कर्नाटक में 11% गौड़ा जात है तो 7 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं आज तक गौड़ा जात वाले। और कर्नाटक में 17% अगर लिंगायत है तो 9 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटक में। हमारे कायदीन बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं मुसलमानों के हुकूक के बारे में, अक़लियतों के हुकूक के बारे में आवाजें उठाई हैं हम लोग। ये कहते हैं कभी अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचा है मुसलमानों के असेंबली के अंदर? नहीं सोचा। आपको मिनिस्ट्री कौन सी मिलती है? औकाफ मिनिस्ट्री, हज मिनिस्ट्री, वेलफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। कभी होम मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ में नहीं मिलती, कभी चीफ मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसकी ख्वाहिशें तुम लोग नहीं रखते। ख्वाहिश ही नहीं है हमारे अंदर कि हमारा एक चीफ मिनिस्टर हो, हमारा एक होम मिनिस्टर हो। आज हमें सोचना होगा, हमारे पास इस सबसे बड़ी वजह हमारा रिप्रेजेंटेशन जो कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमानों के पास एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। एसडीपीआई आज हिंदुस्तान लेवल की पहली पार्टी जो मुसलमानों, दलितों और पिछड़े तबकात को लेकर पहला प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। कर्नाटक के अंदर आज तक मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई जमात नहीं थी। केरला के अंदर मुसलमान है, मुसलमानों की मुस्लिम लीग है, वहां पर जो 2-3 शहरों के अंदर मखसूस है। हैदराबाद के अंदर एमआईएम है, हैदराबाद में बस, आंध्रा में भी नहीं, हैदराबाद आजू बाजू 2-3 डिस्ट्रिक्ट। आईयूडीएफ आसाम के अंदर है, वही आसाम के अंदर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7-8 एमएलए हैं। मगर हिंदुस्तान लेवल पर आज तक हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पहला प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान लेवल पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका साथ देता है। अगर हमें अपना रिप्रेजेंटेशन असेंबली में बढ़ाना है तो हमें एसडीपीआई को वोट करना होगा, एसडीपीआई को जिताना होगा। हमें सोचना होगा कि चापलूसी के आगे भी एक जिंदगी है। हम अब चापलूसी करने वाले नहीं हैं, हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर हर मजहब कहता है कि हमारी एक मजहबी पार्टी है, हम उसको जाएंगे। लिंगायत की एक पार्टी है केजेपी, बमनों की पार्टी है कांग्रेस, बमनों की पार्टी है बीजेपी, गौड़ा कम्युनिटी की पार्टी है जेडीएस। सबको टेस्ट करके छोड़ दिए। 60 सालों से 65 साल जो अरसा होता है एक इंसान की जिंदगी का अरसा होता है, ये 65 साल हम लोग देख लिए। अब हमें होश में आना है।
ये लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एक चॉकलेट देती है कर्नाटक गवर्नमेंट को कि यूनिवर्सिटी कायम करो यहाँ पर टीपू सुल्तान के नाम पर। केजीपी के जो अध्यक्ष हैं येडियुरप्पा साहब से जब सवाल किया गया कि टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो येडियुरप्पा साहब ने जवाब दिया, कर्नाटक में मिनोरिटीज के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मगर उसका नाम टीपू सुल्तान नहीं होना चाहिए। क्या है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह? हिंदुस्तान की आजादी के पहले मुजाहिद। इनका ये खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते हैं। कर्नाटक की रियासत के अंदर, कर्नाटक रियासत के 2008 के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम एमएलए को टिकट नहीं देने वाले कौन थे? येडियुरप्पा ही था जो एक भी मुस्लिम एमएलए को टिकट नहीं दिया। कर्नाटक के असेंबली के अंदर गाय का बिल पेश करने वाला कौन था? यही येडियुरप्पा था। बाबा बड़नगिरी के इशू को उठाने वाला कौन था? यही येडियुरप्पा था। एबीवीपी जैसी आरएसएस की तंजीम